हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिराक नोटेशन या जिसको हम कैडब्रा नोटेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस का ये हिस्सा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस में ये टॉपिक मिलता है। इनफैक्ट अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स की अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे अच्छे राइटरों की बुक पढ़नी है, तो वो राइटर भी अपने क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को समझाने के लिए इस डिराक नोटेशन या कैडब्रा नोटेशन का ही यूज करते हैं। तो अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक नोटेशन आनी जरूरी है। तो इस एंगल से ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। तो नॉलेज इंप्रूव करनी है या डिराक नोटेशन को समझना है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में आई क्यों और इसका यूज कैसे करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ये सब सीखना है। तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम डिराक नोटेशन या कैडब्रा नोटेशन क्यों पड़ा। फिजिक्स के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाउल डिराक। उन्होंने ही क्वांटम मैकेनिक्स में कैडब्रा नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इस टॉपिक का नाम डिराक नोटेशन पड़ा है। क्लियर हो गई बात। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वर्ड कैट और ब्रा क्यों आए, या इस टॉपिक का नाम कैडब्रा नोटेशन फिर क्यों पड़ा। एक्चुअल में पाउल डिराक ने किया कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो वर्ड था ब्रैकेट, उस ब्रैकेट वर्ड से दो और नए वर्ड बना दिए। पहला, यानी इस ब्रैकेट वर्ड के जो 3 लास्ट के अल्फाबेट है उनमें आपको दिख रहा है कैट है, और इस ब्रैकेट वर्ड के जो फर्स्ट के 3 अल्फाबेट है वो क्या बना रहे हैं, ब्रा वर्ड। अब क्वांटम मैकेनिक्स में इस कैट और ब्रा का मतलब होता है एक ब्रैकेट सिस्टम से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कैट, तो कैट कैसा ब्रैकेट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और आगे से एक एंगल ब्रैकेट होता है। जो भी चीज लिखेंगे हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। और ऐसे ही जो ब्रा ब्रैकेट होता है उसमें इस स्ट्रेट लाइन पीछे होती है और एंगल ब्रैकेट आगे होता है, और इस ब्रैकेट के अंदर ही हम जो चीज लिखेंगे वो लिखेंगे। यानी कैट भी एक टाइप का ब्रैकेट है और ब्रा भी एक टाइप का ब्रैकेट है। अब उन्होंने ये ब्रैकेट बनाए क्यों। एक्चुअल में हुआ क्या कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब भी किसी सिस्टम की स्टडी करते थे तो हमें पहले उस सिस्टम की श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी, और श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें वेव फंक्शन मिलते थे, और उन वेव फंक्शन की हेल्प से हम उस सिस्टम की जो भी मेजरमेंट करते थे वो कर पाते थे। यानी अगर मैं कहूं कि इस फिजिकल सिस्टम की पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, जो भी हम मेजरमेंट करते थे उसी वेव फंक्शन की हेल्प से करते थे। तो कहने का मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी मेजरमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वेव फंक्शन के कैलकुलेशन की वजह से हो पा रहा है। अगर मैं कहूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम का मेरे पास वेव फंक्शन नहीं है, तो मैं उस फिजिकल सिस्टम की कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता क्वांटम मैकेनिक्स में। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन एक तरह से वेक्टर की तरह काम करते थे। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये कहते हैं कि अगर मुझे वेक्टर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म पता है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं और उसकी डायरेक्शन भी बता सकता हूं। इसका मतलब हर एक मेजरमेंट में कर सकता हूं अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म पता है। तो ऐसी क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन भी होता था कि अगर मुझे वेव फंक्शन का पता है तो मैं उस फिजिकल सिस्टम की हर एक मेजरमेंट को कर सकता हूं। ठीक है, यानी वेव फंक्शन क्लासिकल मैकेनिक्स के वेक्टर की तरह काम करता है। तो इस वेव फंक्शन को हमने वेक्टर ना कह के हमने इसे स्टेट वेक्टर नाम दिया, स्टेट वेक्टर। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैं इस वेव फंक्शन को स्टेट वेक्टर बोल रहा हूं तो इसका वेक्टर टाइप का कोई नोटेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे हम वेक्टर को कैसे दिखाते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ए एक वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो का सिंबल लगाता था। जैसे मैं कहता था आई भी एक वेक्टर है बट यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप का सिंबल लगाता था। और ऐसी जे भी एक यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप का सिंबल लगाता था। और ऐसी के एक यूनिट वेक्टर है उसके ऊपर भी कैप का सिंबल लगाता था। यानी वेक्टर के लिए हमने हमेशा से एक यूनिक सिंबल रख रखा है ताकि हम
जब भी बुक में उसकी नोटेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ए जो है ये वेक्टर है, आई जो है ये यूनिट वेक्टर है, इस तरह से। ऐसे अगर मैंने वेव फंक्शन को एज ए स्टेट वेक्टर बोला है तो इसकी भी एक यूनिक नोटेशन होनी चाहिए। तो जनरली हम क्या करते थे क्वांटम मैकेनिक्स में, जो वेव फंक्शन होता था उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते थे। अगर मैं इस साई को स्टेट वेक्टर बोल रहा हूं तो इस साई के साथ, जैसे ए को अगर मैंने वेक्टर बोला तो वेक्टर का सिंबल दिया, इस आई को यूनिट वेक्टर बोला तो आई के ऊपर कैप का सिंबल दिया। ऐसे अगर मैं इस साई को स्टेट वेक्टर बोल रहा हूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसके लिए भी एक सिंबल बनाया। किन्होंने बनाया? पाउल डिराक ने। उन्होंने बोला अगर ये साई एक वेव फंक्शन है तो इसको हम साई कैट दिखाएंगे, या इसको हम कहेंगे कैट वेक्टर। ठीक है, यानी इस साई को हम कहते हैं कैट वेक्टर। और ऐसे ही तुम्हें पता है कि वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि साई स्टार क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन साई। तो इस साई स्टार को हम, क्योंकि ये साई भी एक तरह से वेव फंक्शन ही है बट क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को हम इस ब्रैकेट से दिखाते थे और इसे हम कहते थे ब्रा वेक्टर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि डिराक नोटेशन ने एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स में किया क्या। उन्होंने वेव फंक्शन को सबसे पहले, क्योंकि वेव फंक्शन क्लासिकल मैकेनिक्स के वेक्टर की तरह बिहेव करता था, तो क्योंकि वेक्टर का जब सिंबल हम फिजिक्स में दे सकते हैं तो ऐसे हम वेव फंक्शन के लिए एक वेक्टर नोटेशन तो दे ही सकते हैं। तो इस वेव फंक्शन को क्वांटम मैकेनिक्स जैसे जैसे डेवलप हुई उसे स्टेट वेक्टर कहा जाने लग गया। अब स्टेट वेक्टर भी दो टाइप के थे। एक जो मेन फंक्शन था उसको हम साई कैट से कहते हैं या कैट वेक्टर बोलते हैं, और जो इस साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी इस वेव फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट था उसको हमने साई स्टार से दिखाते थे अब तक। बट जब भी डिराक ने अपनी ये नोटेशन दी उन्होंने कहा इसे साई स्टार से दिखाना थोड़ा ऑकवर्ड है या बेकार है, क्योंकि जब ये एक वेक्टर है तो इसको वेक्टर नोटेशन भी देते हैं। तो उन्होंने इस ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया और बोला अगर ये ब्रा ब्रैकेट हमने किसी वेव फंक्शन को दिखाया है, कहने का मतलब है अगर किसी ब्रा ब्रैकेट के अंदर वेव फंक्शन को दिखाया इसका मतलब उस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अगर मैंने कैट वेक्टर के अंदर वेव फंक्शन को दिखाया इसका मतलब वो वेव फंक्शन ओरिजिनल वेव फंक्शन है। यानी इस नोटेशन को हम कैट वेक्टर बोलते हैं और इस नोटेशन को हम ब्रा वेक्टर बोलते हैं। कैट वेक्टर वेव फंक्शन को दिखाता है और ब्रा वेक्टर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन को दिखाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ यही बातें बताई, उन्होंने और सारे जो नोटेशन थे जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर रहे थे उनको भी अपनी इस कैट ब्रा नोटेशन की हेल्प से चेंज किया। कैसे चेंज किया यही सब हमें इस वीडियो में सीखना है। तो नोट्स में आप कैसे लिखोगे इन बातों को वो भी देख लेते हैं। तो नोट्स में आप क्या लिखोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है, मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना। डिराक इंट्रोड्यूस अ स्पेशल नोटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स टू रिप्रेजेंट वेव फंक्शंस एंड सम ऑपरेशन रिलेटेड टू वेव फंक्शन। मतलब डिराक ने जो ये स्पेशल नोटेशन थी जिसको आज हम कैट ब्रा नोटेशन बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दी थी और वेव फंक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी उन्होंने ये कैट ब्रा नोटेशन दी थी। यही फर्स्ट लाइन में मैंने लिखवाया है। सच नोटेशन आर नोन एज कैट ब्रा नोटेशन। द वर्ड कैट एंड ब्रा आर कम आउट फ्रॉम वर्ड ब्रैकेट। आपको पता है अभी मैंने समझाया था कि जो कैट ब्रा वर्ड है ये आए थे ब्रैकेट वर्ड से ही। ब्रैकेट वर्ड को दो टर्म्स में हमने तोड़ दिया, कैट एंड ब्रा। कैट का मतलब होता है एक ब्रैकेट सिस्टम से जिसको मैं ऐसे दिखाता हूं, और ब्रा का भी मतलब एक ब्रैकेट सिस्टम से जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इसको मैंने नीचे मेंशन किया है। मींस कैट एंड ब्रा आर टू ब्रैकेट सिंबल्स या सिस्टम्स। हाउ वी कैन यूज दिस ब्रैकेट सिस्टम इन क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी अंडरस्टैंड बाई फॉलोइंग पॉइंट्स। कहने का मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स में इस ब्रैकेट सिस्टम को या इस कैट ब्रा नोटेशन को किस तरह से यूज किया गया इसको हम कुछ पॉइंट्स के अंदर समझेंगे। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एज वी नो दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन, बट इन डिराक
theory, but in Dirac theory, wave function are known as state vector. State vector in quantum mechanics are represented by Cat-Bra notation by following way. कहने का मतलब क्या है कि हमें, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन से दिखाते हैं. जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक वेक्टर से दिखाते थे, वैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जब किसी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को दिखाना होता है तो हम उसके लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, यानी वेव फंक्शन उस फिजिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन डिराक ने क्या किया अपनी थ्योरी में, उन्होंने बोला जो ये वेव फंक्शन है इनको मैं अब से स्टेट वेक्टर बोलूंगा, ऐसा डिराक ने बोला. ठीक है, और स्टेट वेक्टर इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैट-ब्रा नोटेशन. और उन्होंने बोला जब मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूं, इस वेव फंक्शन को जब मैं एक नया नाम दे रहा हूं, कौन सा नाम दे रहा हूं, एक वेव फंक्शन को स्टेट वेक्टर बोल दे रहा हूं, तो इस स्टेट वेक्टर के लिए मैं एक नया नोटेशन भी दूंगा. कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल साई मेरा एक वेव फंक्शन है. साई, इफ साई इज अ वेव फंक्शन, देन साई इक्वल टू साई known as, then in Dirac notation, क्योंकि साई को ही उन्होंने स्टेट वेक्टर बोला तो साई क्या बन जाएगा, साई को डिराक नोटेशन में हम साई कैट दिखाएंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, कैट वेक्टर. क्लियर हो गई बात. इफ साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स conjugate of wave function psi, then in Dirac notation, डिराक नोटेशन में साई स्टार को हम कैसे दिखाएंगे, ब्रा साई से, इस तरह से. इसको हम बोलते हैं ब्रा वेक्टर. ब्रा वेक्टर. क्लियर हो गई बात. ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो. अभी इसमें कुछ और चीजें समझानी. ठीक है, मिटा दो. इस फर्स्ट पॉइंट को अगर और क्लियर करें तो एक एग्जांपल से इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव फंक्शन पहले से है, एक जनरल वेव फंक्शन ले लेते हैं, a e की पावर माइनस आई के एक्स. ये मेरा एक वेव फंक्शन. ठीक है, तो कैट-ब्रा नोटेशन में इधर मैं कैट-ब्रा नोटेशन लिख रहा हूं. ये ओरिजिनल नोटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, और यहां डिराक नोटेशन. डिराक नोटेशन. ठीक है, तो डिराक नोटेशन में मैं इस वेव फंक्शन को कैसे लिखूंगा, साई कैट, और सिंबल हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बस हमने साई को साई कैट के सिंबल से दिखाया. फंक्शन एज इट इज रहेगा. क्लियर हो गई बात. ऐसे अगर मेरे पास यहां साई स्टार है, अब आपको पता है कि इस साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसा होगा, ए ई की पावर, अगर ए हम एक रियल नंबर मान ले रहे हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये इसको स्टार ही कर देते हैं, हमें नहीं पता ए क्या है, तो ए का भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और इसका आई क्या हो जाएगा, प्लस आई, आई के एक्स. क्योंकि यहाँ माइनस आई था तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, प्लस आई. तो यहाँ साई स्टार की जगह हम क्या दिखाएंगे डिराक नोटेशन में, ब्रा साई इज इक्वल टू ए स्टार ई की पावर आई के एक्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इनफैक्ट मैंने जब क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत सारे किए हैं,
तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि एक फिजिकल सिस्टम का जो वेव फंक्शन होता है वो जरूरी नहीं वेव फंक्शन हो, वो मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है अगर मेरे पास साई एक मैट्रिक्स हो 1i माइनस 2i की, ठीक है, दिखाई दे रहा है, 1i 2i की एक मैट्रिक्स है मेरे पास। तो डिराक नोटेशन में इसको क्या लिखेंगे, साई कैट लिखेंगे। मतलब अगर मैट्रिक्स कैसी हो, इस मैट्रिक्स को अगर हम नाम दे A11 A21 A31, ऐसे ही तो हम इसको, तो इसे कहते हैं 3x1 की मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात। तो इस साई को, यानी ये एक कैसी मैट्रिक्स है, मैंने 3x1 की ले ली है। ऐसा ये आप 1x1 की भी बना सकते हो, ऐसे सॉरी 2x1 की भी बना सकते हो। दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहां मेरे पास एक साई 1 है, ये क्या है, ये है 1i की मैट्रिक्स है, यानी ये 2x1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक साई 2 ले लेते हैं, ये है 1i माइनस 2i, ये 3x1 की मैट्रिक्स है हो गई, ठीक है। ये तो मैं जस्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, बस आप यही समझो कि जो भी हमारे इस टाइप की मैट्रिक्स होती है वो स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम को बताती है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। जैसे वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम बताता है, वैसे ही इस टाइप की मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वो भी स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम ही बताती है। तो मैं साई 1 को कैसे लिखूंगा, देखो साई 1 को कैट ब्रैकेट के अंदर डालूंगा, मतलब बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो ये अगर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब भी मैट्रिक्स ही होगा कैट ब्रा नोटेशन में, ठीक है। और साई 2 का भी मतलब अगर मैट्रिक्स है तो इसको भी हम कैट नोटेशन में लिखेंगे और इसका मतलब भी इसी मैट्रिक्स से होगा। ऐसा नहीं सिर्फ हम नोटेशन यूज कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं बदल रहे हैं डिराक नोटेशन में, ठीक है। मतलब वही है जो हम जनरल क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन और जो मैट्रिक्स का यूज करते थे, डिराक नोटेशन में भी वही वेव फंक्शन और वही मैट्रिक्स रहेंगी, बस हाँ उनके नोटेशन का सिंबल बदल गया। यहाँ पे हम साई और साई स्टार लिखते थे, यहाँ हम कैट साई और ब्रा साई लिख रहे हैं, बस यही फर्क है। तो ये क्या हो जाएगा 1i माइनस 2i, क्लियर होगी बात। ऐसी इसका अगर मैं साई 1 का स्टार करूं तो साई 1 का स्टार मैंने उसी टाइम बताया था, ये कुछ ऐसा होता है। या अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इसको हम हर्मिशियन कंजुगेट बोल देते हैं। कहने का मतलब है जब ये वेव फंक्शन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार दिखाएंगे, बट अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कुछ ऐसे लिखते हैं, इसे डैगर बोलते हैं। यानी साई 1 डैगर क्या होगा, इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस आई में, यानी जो ये ऑर्डर था, जो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2x1 का, इसको हम 1x2 मैट्रिक्स बनाते हैं और जहां आई होता है वहां माइनस आई कर देते हैं, और समझ में आ जाएगा। जैसे ये साई 2 है तो साई 2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में जब रहेगा तो इसे साई 2 डैगर, या इस डैगर को हम क्या बोलते हैं, ये सिंबल क्या बताता है, हर्मिशियन कंजुगेट, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया है, इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, अदरवाइज नेट पे भी सर्च मार सकते हो हर्मिशियन कंजुगेट का क्या मतलब होता है। हर्मिशियन कंजुगेट का मतलब होता है जो 2x1 की मैट्रिक्स है उसको आप 1x2 की मैट्रिक्स बनाओगे, यानी उसका ट्रांसपोज करोगे और उसके बाद उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बना दोगे, यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आई है तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा। ऐसी एक और एग्जांपल से समझो, जैसे ये 3x1 की मैट्रिक्स है तो इसको आप 1x3 की मैट्रिक्स बनाओगे, 1i 2i, और जहां i है वो माइनस आई हो जाएगा, जहां माइनस 2i है वो प्लस 2i हो जाएगा, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको, यानी इस डैगर का कहने का मतलब क्या है, पहले आपको ट्रांसपोज करना है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बना देना है। मैंने इसका ट्रांसपोज किया और उसके बाद क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये जो नोटेशन है इसको भी देखो, फंक्शन के लिए अलग थी, मैट्रिक्स के लिए अलग थी, बट डिराक ने ऐसा कुछ नहीं किया।
उसने बोला नहीं भैया इस साई 1 डैगर को भी हम कैट साई से ही दिखाएंगे, सॉरी ब्रा साई से दिखाएंगे, और उस वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस आई की मैट्रिक्स। ये क्या हो गई 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ऐसी साई 2 डैगर को हम क्या किससे दिखाएंगे, ब्रा से, ब्रा साई 2। ठीक है, इसको बोलते क्या है, अगर बोलने का तरीका समझो तो कैट साई 1, सॉरी ब्रा साई 1 ब्रा साई 2, इसे बोलेंगे कैट साई, ब्रा साई, कैट साई 1 कैट साई 2, ब्रा साई 1 ब्रा साई 2, इस तरह से आप बोल सकते हो, और इसका रिजल्ट सेम रहेगा 1 माइनस आई प्लस 2 है। तो इस तरह से डिराक नोटेशन का यूज हम किसी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं या किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वेव फंक्शन साई ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शन सच दैट, हमने बुक्स में कई बार क्वेश्चन देखे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, तो उनमें वेव फंक्शन कुछ इसी तरह से लिखा जाता है, जैसे वेव फंक्शन कुछ और फंक्शन का सम होता है, और ऐसी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी कुछ फंक्शंस का के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का सम होता है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल में दिखाया है, साई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 2 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 6 फाई 3। ये क्या है, हमारा वेव फंक्शन है, और जो यहाँ पे फाई 1 फाई 2 फाई 3 है, ये आइगन फंक्शन कहते हैं, इनको हम उस वेव फंक्शन के आइगन फंक्शंस कहते हैं, या उस फिजिकल सिस्टम के आइगन फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ इस साई वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, तो आप उसे साई स्टार से दिखाते थे अब तक क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसमें क्या होता था, फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखते थे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 1 की जगह फाई 1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 1 स्टार। ऐसी प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 2, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज क्या है, वो है फंक्शन, तो 2 अपॉन अंडर रूट 6 एज इट इज रहेगा, और फाई 2 फंक्शन की जगह फाई 2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जिसको हम फाई 2 स्टार कह रहे हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट टर्म प्लस आई अपॉन अंडर रूट 6 फाई 3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, और अपॉन अंडर रूट 6 तो सेम रहेगा, और फाई 3 की जगह फाई 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक अज्यूम कर रखा है कि मेरे पास एक वेव फंक्शन है जो आइगन फंक्शन के टर्म में लिखा गया है, तो उस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ इस तरह से लिखते थे। ठीक है, मैंने यहाँ लाइनों में बताया भी है, वेयर फाई 1 फाई 2 फाई 3 आर आइगन फंक्शंस इन डिराक थ्योरी, आइगन फंक्शंस आर नोन एज आइगन वेक्टर्स। जैसे वेव फंक्शन को स्टेट वेक्टर डिराक थ्योरी में कहते हैं, वैसे ही आइगन फंक्शन को डिराक थ्योरी में आइगन वेक्टर्स बोलते हैं। और इस वेव फंक्शन को हम डिराक नोटेशन से कैसे दिखाएंगे, इसे कैट साई से दिखाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 1 कैट प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 2 कैट प्लस आई अपॉन अंडर रूट 6 फाई 3 कैट। इस तरह से हम डिराक नोटेशन से इस वेव फंक्शन को दिखा सकते हैं। ऐसे ही इसके साई को कैसे, साई स्टार को कैसे दिखाएंगे, तो साई स्टार को दिखाने का तरीका है ब्रा साई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 1 स्टार की जगह ब्रा फाई 1 आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 फाई 2 स्टार की जगह ब्रा फाई 2 आ जाएगा, और ऐसे ही माइनस आई अपॉन अंडर रूट 6 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और फाई 3 स्टार की जगह ब्रा फाई 3 आ जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, वेयर हमने ये सब लाइन कब लिखी है, जब हमने साई को साई कैट से दिखाया है, फाई 1 को फाई 1 कैट से दिखाया है, फाई 2 को फाई 2 कैट से दिखाया है,
और फाई 3 को फाई 3 कैट से लिखा है। यानी अगर वो आइगन फंक्शन हो या पूरा का पूरा वेव फंक्शन हो, हम उसे कैट ब्रा नोटेशन से ही दिखाएंगे। ऐसे ही हम साई स्टार को हमने ब्रा साई से दिखाया है, फाई 1 स्टार को हमने ब्रा फाई 1 से दिखाया है, फाई 2 स्टार को हमने ब्रा फाई 2 से दिखाया है, फाई 3 स्टार को हमने ब्रा फाई 3 से दिखाया है। तो इस तरह से हम कैट ब्रा नोटेशन का यूज करके किसी भी वेव फंक्शन को जो आइगन फंक्शन के टर्म में लिखा गया है उसको हम कैट ब्रा नोटेशन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको भी पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ एनी ऑपरेटर ए, ऑपरेटर को हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में कैप से दिखाते हैं, ठीक है। इफ एनी ऑपरेटर ए ऑपरेट ऑन अ वेव फंक्शन साई, देन दिस ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन डिराक नोटेशन बाय फॉलोइंग वे। देखो होता क्या था, जो अब तक हमने पढ़ा था कि जब भी एक ऑपरेटर वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है तो ये या तो वेव फंक्शन को सेम रहने देता है या इस वेव फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है। हम कन्वर्ट करने वाली बात कर रहे हैं, यानी ये ऐसा ऑपरेटर है जो वेव फंक्शन पे ऑपरेट होने के बाद इसको किसी नए वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। मैं ऐसे ऑपरेटर की बात कर रहा हूं जो वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है और इस वेव फंक्शन को किसी दूसरे वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्टार साई स्टार और क्या हो जाएगा फाई स्टार। अब आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल से भी समझाओ। तो सिंपल सी बात है कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक ऑपरेटर ले लेते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर को। यानी ए क्या है हमारा, मोमेंटम ऑपरेटर। ए हो गया मोमेंटम ऑपरेटर px, जिसका एक्सप्रेशन होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। और जो हमारा वेव फंक्शन है साई, वो अभी के लिए एक सिंपल वेव फंक्शन हम एक्स क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये px ऑपरेटर इस साई पे ऑपरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक नया वेव फंक्शन मिलेगा। तो इसको अब क्योंकि मुझे सारे ऑपरेटर की वैल्यू पता है, ए का एक्सप्रेशन पता है, ए बराबर क्या है px है और साई बराबर दिस है। तो ए जब साई पे ऑपरेट होगा तो इस इक्वेशन को हम दिखाएंगे आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आएगा वो भी लिख लेते हैं। तो रिजल्ट आएगा माइनस आई एच क्रॉस 3x स्क्वायर, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, फाई है। तो सिंपल सी बात है, इस ए स्टार कहने का मतलब क्या है, ए स्टार साई स्टार फाई स्टार कहने का मतलब क्या है वो समझो। ए स्टार कहने का मतलब है आई क्या, माइनस आई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। यानी ए हमारा क्या था, ए अगर था आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये माइनस का था, ठीक है। ए क्या था, माइनस का आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स था। तो ए कैप स्टार क्या बन जाएगा, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। यानी जो भी ऑपरेटर होगा तो ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फंक्शन होगा तो फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ये फंक्शन पूरा का पूरा रियल था तो पूरा का पूरा रियल फंक्शन यहाँ पे इसका मतलब साई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो साई स्टार भी एक्स क्यूब रह गया। क्लियर हो गई बात। और अब आगे इसको, यानी इस इक्वेशन, ये इक्वेशन रह गई और ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन है उसको हम नीचे लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई की जगह प्लस आई एच क्रॉस
3x²। तो यहाँ पे फर्क क्या पता चला कि साई तो साई स्टार और साई एक ही है, बट फाई की वैल्यू क्या है -IH क्रॉस 3x², बट फाई स्टार की वैल्यू अलग है IH क्रॉस 3x²। तो कहने का मतलब क्या है कि अब तक क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब भी ऑपरेटर का ऑपरेशन किसी वेव फंक्शन के ऊपर करते थे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से ही हम सॉल्व करते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रियल इक्वेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाली नहीं, जो ऑपरेटर की वो इक्वेशन जो रियल फंक्शन पे, जो फंक्शन पे चल रही है, यानी ऑपरेटर ए जब फंक्शन साई पे ऑपरेट हो रहा है और फंक्शन फाई दे रहा है, ये इक्वेशन अलग है, आपको क्लियर दिख रहा है, बट इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की इक्वेशन अलग है। इसीलिए मैं इसको दिस इक्वल टू दिस एक जैसा नहीं लिख रहा, ये अलग इक्वेशन हो सकती है क्वांटम मैकेनिक्स में, और ये दूसरी भी अलग इक्वेशन हो सकती है क्वांटम मैकेनिक्स में। दोनों एक जैसी नहीं है, आपको ये क्लियर हो रहा है, बस इसीलिए मैंने एग्जांपल से बताया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग अलग है। और स्टार कहने का मतलब है ऑपरेटर का भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, साई यानी वेव फंक्शन का भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, और फाई जो नया वेव फंक्शन है उसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। इस तरह से हम इस इक्वेशन को अलग इक्वेशन ट्रीट करते हैं और इस इक्वेशन को इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन ट्रीट करते हैं, जो इससे बिल्कुल अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये तो समझाने वाली बात रह गई कि क्यों मैं दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिख रहा हूं। तो अब तक क्वांटम मैकेनिक्स में हम यही देखते थे कि जब भी एक ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो वो इस वेव फंक्शन को किसी दूसरे नए वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, और जो इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन है उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को एबव आप लिख सकते हो, एबव इक्वेशन कैन बी रिटन in Dirac notation by following way। कैसे? ऑपरेटर जैसा है वैसे ही रहेगा, बट जहां फंक्शन है वो कैट साई हो जाएगा, और जो नया फंक्शन फाई है वो कैट फाई हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को कैट-ब्रा नोटेशन में ऐसा लिखेंगे, और इस इक्वेशन को कैट-ब्रा नोटेशन में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ऑपरेटर है वो एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, और जो यहाँ वेव फंक्शन है वो भी फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को हम क्या लिखते थे, ब्रा फाई, ब्रा साई। अब सीधी सीधी बात है, ऑपरेटर हमेशा किसी वेव फंक्शन पे इस लाइन के पीछे से ही ऑपरेट होगा। जैसे यहां पे देखो, इस लाइन के मतलब आगे पीछे आप समझ लेना, कहने का मतलब है जो ये स्ट्रेट लाइन है ऑपरेटर की पोजीशन हमेशा यहीं रहेगी, और यहां पे भी ऑपरेटर की पोजीशन हमेशा इस लाइन के पास ही रहेगी। यानी ऑपरेटर ए जब इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो एक नया वेव फंक्शन फाई ब्रा देता है। अब क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारा ऑपरेटर है वो ऐसा है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू ए स्टार, अगर कुछ ऐसा कंडीशन है तो हम इसके ऊपर भी स्टार लगाएंगे, क्योंकि अब ए ऑपरेटर और ए स्टार ऑपरेटर दोनों एक जैसे तो है नहीं। जब दोनों एक जैसे नहीं है तो इसके ऊपर विदाउट स्टार और इसके ऊपर स्टार लगेगा। यानी डिराक नोटेशन में इस इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू ए स्टार, अगर ऐसा मिल रहा है तभी जाके आप इसको एज इट इज लिखोगे। जब ए कैट साई पे ऑपरेट होता है तो कैट फाई मिलता है, एंड जब ए ब्रा साई पे ऑपरेट होता है तो एक ब्रा फाई मिलता है। तो सिंपल सी बात है, आपको किसी ऑपरेटर के ऑपरेशन को अगर आपने कैट ब्रा नोटेशन में दिखाना है तो याद रखना कि जब भी ऑपरेटर कैट पे ऑपरेट होगा तो एक कैट ही देगा, और जब भी ऑपरेटर किसी ब्रा पे ऑपरेट होगा तो ब्रा ही देगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आप हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना कि जब ऑपरेटर कैट पे ऑपरेट होगा तो कैट
ही देगा, नेक्स्ट कैट ही देगा, और जब ऑपरेटर किसी ब्रा पे ऑपरेट होगा तो ब्रा ही देगा। ठीक है, तो यही हमारा थर्ड पॉइंट था, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एनी ऑपरेटर ए ऑपरेट ऑन आइगन फंक्शन फाई एन एंड गिव एन आइगन वैल्यू lambda n, then this can also be written in Dirac notation। पहले तो ये समझो कि इस सेंटेंस को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे कि ऑपरेटर ए फाई एन आइगन फंक्शन पे ऑपरेट होता है और आइगन वैल्यू लैम्डा एन देता है, तो इस इक्वेशन इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। अब सिंपल सी बात है कि ये जो इक्वेशन है इसकी भी एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन होगी, तो आप सिंपली लिखोगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एबव इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एबव इक्वेशन। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे भी डील करनी पड़ती है और उसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन से भी डील करनी होती है, इसीलिए मैं दोनों की नोटेशन एक साथ सिखाते चल रहा हूं, चाहे वो मेन इक्वेशन हो या उसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इस ऑपरेटर इस आइगन इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म लिखूं तो ये हो जाएगा ए ऑपरेटर स्टार फाई एन स्टार इज इक्वल टू लैम्डा एन स्टार और फाई एन स्टार। कुछ ऐसा ही रिजल्ट होगा। मैंने बताया था कि ये आप याद रखना कि हमेशा मेन इक्वेशन और उसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन एक जैसी नहीं होती। अब एक जैसी नहीं होती तो इसको दिखाने का तरीका स्टार ही है। स्टार ये बता रहा है ऑपरेटर ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए स्टार है, फाई एन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाई एन स्टार है और लैम्डा एन आइगन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लैम्डा एन स्टार है। अब इस बात को यानी इन इक्वेशंस को हम डिराक नोटेशन में कैसे दिखाएंगे वो देखो। तो यहां हम लिख देते हैं डिराक नोटेशन। तो सिंपल सी बात है, जैसा हमने किया था कि ऑपरेटर के लिए कोई नोटेशन है नहीं तो ऑपरेटर को एज इट इज रहने देते हैं, और ऑपरेटर हमेशा कैट पे किस तरफ से ऑपरेट होगा, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये ऑपरेट होगा फाई एन कैट पे और ये एक आइगन वैल्यू देगा लैम्डा एन और अगेन कैट से कैट ही मिलेगी तो वो क्या होगा फाई एन कैट। यानी इस इक्वेशन को डिराक नोटेशन में कुछ ऐसा लिखेंगे और इस इक्वेशन को डिराक नोटेशन में कैसा लिखेंगे। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो इसको डिराक नोटेशन में हम ब्रा से दिखाते हैं, तो ये ब्रा फाई एन होता है। अब ब्रा पे ऑपरेटर किस तरफ से ऑपरेट होता है, हमेशा राइट साइड से। तो राइट साइड से जब ऑपरेट करोगे तो यहां लिखोगे ए कैट स्टार, यानी ए ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब क्योंकि ए ऑपरेटर जब ब्रा पे ऑपरेट होता है तो ब्रा ही देगा, सिंपल सी बात है। पहले आइगन वैल्यू लिख दोगे, तो आइगन वैल्यू क्या है लैम्डा एन स्टार। ठीक है, आइगन वैल्यू है ना ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, जितनी भी नोटेशन बनी है वो सिर्फ वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन के लिए ही है, तो इसलिए वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन के लिए ही नोटेशन यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमें ब्रा फाई एन मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हम क्या कहते थे, आइगन इक्वेशन, आइगन इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम डिराक नोटेशन की हेल्प से आइगन इक्वेशन को भी कैडब्रा नोटेशन की हेल्प से शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। मिटाने से पहले एक इंपॉर्टेंट और बात थी। होता क्या है कि कभी कभी यानी कुछ बुक राइटर इस फाई एन की जगह इस एन का सफिक्स यूज करते हैं कैट के अंदर, यानी ए ऑपरेटर, यानी इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो और करके ए ऑपरेटर जब इस एन स्टेट पे ऑपरेट होता है, यानी जो ये एन जो एन सफिक्स में है वो स्टेट बता रहा है, तो जब ये एन स्टेट पे ऑपरेट होता है तो लैम्डा एन आइगन वैल्यू देता है और एन स्टेट को एज इट इज रहने देता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की नोटेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, आइगन फंक्शन की इक्वेशन के लिए ही यूज करते हैं। ऐसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाई एन स्टेट है तो इसको हम एन स्टेट या कैट के अंदर एन ही दिखाते हैं, और ये जब ए स्टार इसके ऊपर ऑपरेट होता है तो ये लैम्डा एन आइगन वैल्यू देता है, लैम्डा एन स्टार आइगन वैल्यू देता है और ये स्टेट एज इट इज रहती है।
ब्रा थी तो ब्रा ही रहेगी और कैट थी तो कैट ही रहेगी। कहने का मतलब है या तो कुछ बुक में ऐसी नोटेशन का यूज मिलेगा या कुछ बुक में ऐसी नोटेशन का यूज मिलेगा। कहने का मतलब है इस टाइप से भी कुछ बुक राइटर लिखते हैं आइगन इक्वेशन को और कुछ बुक राइटर इस टाइप से भी आइगन इक्वेशन को लिखते हैं। सेम है, मीनिंग वही है कि वेव फंक्शन फाई एन था तो यहाँ पे है एन, जो स्टेट एन यानी एन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टेट दिखाइए, तो हम उस स्टेट का नंबर लिख देते हैं कैट के अंदर और ब्रा के अंदर, और इस तरह से नोटेशन हम कैट ब्रा नोटेशन में आइगन इक्वेशन को लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिराक नोटेशन। अब ये इनर प्रोडक्ट क्या है, इसके ऊपर पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, देखो इफ साई इक्वल टू साई एक्स एंड फाई इक्वल टू फाई एक्स आर टू फंक्शंस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैंने बात की है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की, तो मेरे पास दो फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ एक्स के हैं। ठीक है, इफ साई एंड फाई आर टू फंक्शन देन देयर इनर प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज, यानी दो फंक्शन के इनर प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाते थे, इंटीग्रेशन साई एक्स, मतलब अब तक जो मैंने तरीका दिखाया था वो था ब्रैकेट के अंदर साई कॉमा फाई लिखना, और इस साई कॉमा फाई का मतलब होता था एक इंटीग्रेशन से, और इस ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा से पहले का फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, और जो कॉमा से बाद का फंक्शन है जो कि फाई है वो जैसा है वैसे ही रहेगा। इन दोनों का पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों फंक्शन का हम प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जिसके ये दोनों फंक्शन है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको हम क्या कहते थे, इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन साई एंड फाई। क्लियर हो गई बात। बट इस इनर प्रोडक्ट को डिराक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि इस साई कॉमा फाई को ही हम डिराक नोटेशन में साई को एज अ ब्रा ट्रीट करते हैं और फाई को एज अ कैट ट्रीट करते हैं, यानी जो कॉमा से पहले है उसको ब्रा में यूज करेंगे और जो कॉमा से बाद का फंक्शन है उसको कैट में यूज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साई मेरा स्टार में है और फाई मेरा विदाउट स्टार है, तो जो स्टार में होता है वो ब्रा में होता है और जो विदाउट स्टार होता है वो कैट में होता है, हमने ये पढ़ा है। तो हम इसको एज इट इज ऐसा लिखेंगे, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है, यानी इस कैट ब्रा नोटेशन का मतलब होता है कि साई और फाई का इनर प्रोडक्ट हो रहा है, और इनर प्रोडक्ट कहने का मतलब है इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से अगर यही मैंने कुछ ऐसा लिखा होता, फाई को पहले लिखता और साई को बाद में लिखता, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट को मैं कैट ब्रा नोटेशन में कुछ ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है, यानी फाई ब्रा साई कैट, फाई ब्रा साई कैट, और इसका रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि फाई की ब्रा है इसलिए फाई के ऊपर स्टार लग जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि साई कैट में है इसलिए साई जैसा है वैसे ही इसका प्रोडक्ट कर देंगे और प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हेंस आप लिख सकते हैं हेंस साई ब्रा फाई कैट और फाई ब्रा साई कैट आर Dirac notation for inner product of functions psi and phi। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया।
तो इस बात को पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। जैसा कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है कि हमारे पास किसी फिजिकल सिस्टम की जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेट्स कभी कभी ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को होल्ड करती हैं। ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को डिराक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो देखो, if phi1, phi2, phi3 up to phi n are the orthonormal states of a physical system, then their inner product can be written as। अभी मैंने बताया था जो इनर प्रोडक्ट होता है उसको कर्व ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन दिखा के लिखते हैं। कॉमा से पहले वाला फंक्शन का स्टार लेते हैं और कॉमा के बाद वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां मैं dx के रिस्पेक्ट में तभी इंटीग्रेट कर पाऊंगा जब ये सारे के सारे फंक्शन x के ही फंक्शन हो या x वेरिएबल के ही फंक्शन हो। क्लियर हो गई बात? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि phi1, phi2, phi3 अप टू phi n जितने भी फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ x ही है। इसी वजह से इन दोनों का इनर प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही है। अब ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या है? ये तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। बट ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन ये होती है कि जब दो फंक्शन का इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो फंक्शन का इनर प्रोडक्ट या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तभी हम उन फंक्शंस की कॉम्बिनेशन को ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन बोलेंगे। यानी अगर फाई आई और फाई जे का इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है और ये कब आएगा? जब i इज इक्वल टू जे हो जाएगा। कहने का मतलब समझ लो यहां से फाई 1 का फाई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आएगा क्योंकि यहां पे भी i इक्वल टू जे हो जा रहा है। ऐसी फाई 2 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 मिलेगा एंड सो ऑन। कब तक मिलेगा? फाई n का फाई n के साथ इनर प्रोडक्ट भी 1 मिलेगा। इस कंडीशन को यानी जब दो सेम फंक्शन का हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं और रिजल्ट 1 आता है तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्लियर हो गई बात? तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन ही यही है कि जब हम सेम फंक्शन का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। इस कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब दो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन का इनर प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब i इज नॉट इक्वल टू जे हो। कहने का मतलब है जब फंक्शन i फाई 1 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट करें या फाई 2 का फाई 3 के साथ इनर प्रोडक्ट करें या फाई n का फाई n प्लस 1 के साथ इनर प्रोडक्ट करें या दूसरी सीरीज बना दे रहे हैं, इन सबका रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि यहां पे जो कंडीशन आ रही है वो है i इज नॉट इक्वल टू जे। या और भी कंडीशन लिख सकते हैं ऐसी, फाई 1 का फाई 3 के साथ इनर प्रोडक्ट करें तब भी 0 आएगा, फाई 1 का फाई 4 के साथ इनर प्रोडक्ट करें तब भी 0 आएगा। यानी ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट 0 आएगा। कहने का मतलब ये है। तो जो ये वाली कंडीशन है जिसमें दो अलग अलग फंक्शन का इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कंडीशन। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को मिला के जो कंडीशन बनी है उसे ही हम ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास फंक्शन का एक सेट होगा, उस फंक्शन के सेट में जब सेम फंक्शन का इनर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा और जब अलग अलग फंक्शन का इनर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। उस कंडीशन को ऐसे दिखा सकते हैं कि फाई आई फाई जे का इनर प्रोडक्ट 1 होगा इफ i इज इक्वल टू जे, फाई आई फाई जे का इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ i इज नॉट इक्वल टू जे। इससे हम इस सिंपल नोटेशन से ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को दिखाते हैं। अब तक हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को ऐसे दिखा रहे थे, बट क्योंकि अब तो हमने डिराक नोटेशन पढ़ चुके हैं तो डिराक नोटेशन में इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे दिखाएंगे वो भी देख लो। ठीक है, ये सारी चीजें मिटा दूं। तो सिंपल सी बात है, इधर हम लिख लेते हैं साइड में डिराक नोटेशन। तो डिराक नोटेशन में इस इनर प्रोडक्ट को अभी हमने सीखा था फाई आई फाई जे डिराक नोटेशन के अंदर, है ना। जो
पहला है वो पहले ही रहेगा और जो बाद में है वो बाद में ही रहेगा। और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन से क्या होगा, फाई आई स्टार जो पहले है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और जो बाद में है वो जैसा है वैसे ही रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इंटीग्रेशन को कुछ डिराक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे। और जो ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे ब्रा आई कैट जे फाई जे कैट फाई जे इज इक्वल टू, यानी जो इसका इनर प्रोडक्ट है उसको मैंने डिराक नोटेशन के इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और रिजल्ट एज इट इज लिख देंगे। 1 आएगा जब आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा, ठीक है, और 0 आएगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे हो जाएगा। तो ये डिराक नोटेशन है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, फिर समझेंगे कि डिराक नोटेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू की कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो मैंने लाइनर में नोट किया है, इफ ए इज एन ऑपरेटर विच ऑपरेटेड ऑन वेव फंक्शन साई देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर ए ऑन स्टेट साई कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग वे। तो किसी ऑपरेटर ए की ऑन स्टेट साई पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए को एंगल ब्रैकेट के अंदर ए ऑपरेटर को रख के दिखाते हैं, यानी इसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल रहे हैं। इस एंगल ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर ए को बोल रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए। क्लियर हो गई बात। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमें वेव फंक्शन साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट चाहिए, ऑपरेटर ए को वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो वेव फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्स ही है, वेयर साई क्या है, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तभी इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अपॉन एक और इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें साई स्टार यानी साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी ऑपरेटर का किसी भी स्टेट साई पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ऐसा हम क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले को भी डिराक नोटेशन में कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। कहने का मतलब देखो, ऑपरेटर इन डिराक नोटेशन above equation can be written as ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। अब हमें पता है कि इस इंटीग्रेशन को लिखने का क्या तरीका है। देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक कहां से लेंगे, जैसे हमने साई कॉमा फाई इस टाइप के डिराक नोटेशन का क्या मतलब निकाला था, इंटीग्रेशन साई स्टार फाई डीएक्स, ये मीनिंग निकाला था। यानी इंटीग्रेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उसको हम ब्रा में लेंगे, यानी साई का हम ब्रा बना देंगे, साई स्टार का हम ब्रा बना देंगे। अब ये ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, यानी ए अगर साई पे ऑपरेट हो रहा है तो इसको हम कैट ब्रा नोटेशन में क्या दिखाते थे, ए साई कैट पे ऑपरेट हो रहा है, तो ए साई को हम कैसे दिखाएंगे, ए साई कैट ऐसे दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सिंबल क्या बता रहा है, इस इंटीग्रेशन को। ठीक है, अब नीचे वाला इंटीग्रेशन तो ज्यादा इजी है, क्योंकि दो फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसे कैट ब्रा नोटेशन में साई ब्रा साई कैट साई ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम कैट ब्रा नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हो, वेयर साई ब्रा साई ए कैट साई, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई डीएक्स।
और ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो डिराक नोटेशन है, साई ब्रा साई कैट साई, ये वाली नोटेशन कहने का मतलब है साई स्टार साई डीएक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा एक ही स्टेट पे निकलती है, कई स्टेट पे निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं एक और फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेशन, इसको आपने पॉज करके नोट कर लिया। अब फॉर्मूला लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये साई एन है और ये साई एम है, यानी अलग अलग स्टेट पे मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट की, तो जहां पे साई स्टार एन है वहां साई एन हो जाएगा, साई स्टार एन हो जाएगा, और जहां साई एम है वहां साई एम हो जाएगा। तो इसको डिराक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? जो साई एन है, साई स्टार एन है, उसको ये साई एन बोल सकते हैं, और जो साई एम है उसे एम बोल सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं डिराक नोटेशन में। और ऐसी साई एन है तो ये साई एन हो जाएगा, और ये साई एम है तो ये एम हो जाएगा। जो स्टार वाला टर्म है उसको ब्रा में लिखोगे, बस यही मेरा कहने का मतलब था। यानी अगर ये एन है, ये एम है, तो साई एन पहले आया तो ये साई एन स्टार हो जाएगा और ये एम ही रहेगा। और ऐसे ये साई एन है और ये एम है, तो जो पहले आया उसका स्टार हो जाएगा, यानी साई एन स्टार, और ये साई एम हो जाएगा। इस तरह से। वैसे ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, बस मैं डिराक नोटेशन को अप्लाई करना सिखा रहा हूं। यानी जिसकी ब्रा है उसका स्टार रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, और जिसकी कैट है वो जैसा है वैसे ही फंक्शन यूज होगा इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, जनरली फॉर्मूला तो करेक्ट यही होता है, बट मैं सिर्फ डिराक नोटेशन को लिखना सिखा रहा था, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाई किया, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो ब्रा है वो इंटीग्रेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होगा, और जो कैट है वो जैसा है इंटीग्रेशन के अंदर वैसा रहेगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। डिराक नोटेशन को समझने का ये लास्ट पॉइंट है, इसमें मैंने नोट किया है, इफ वी हैव एन आइगन इक्वेशन a phi n equal to lambda n phi n, where n equal to 1 2 3 4 etc, कोई नंबर हो सकता है, फॉर अ फिजिकल सिस्टम। यानी ये जो आइगन इक्वेशन है ऑपरेटर ए की, ये किसी फिजिकल सिस्टम के लिए लिखी गई है। इफ एनी इंस्टेंट स्टेट ऑफ दिस फिजिकल सिस्टम इज phi equal to c1 phi 1, sorry, psi equal to c1 phi 1, c2 phi 2, c3 phi 3, then what will be the probability of this system in state phi 2? यानी what will be the probability that system is in state phi 2? यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब भी मैं इस स्टेट पे मेजरमेंट करता हूं तो सिस्टम मुझे phi 2 स्टेट पे ही मिलेगा। या इस बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, और what will be the probability that measured value will be lambda 3, lambda 2। इसका मतलब समझाता हूं। देखो, सीधी सीधी बात है, अगर ये ऑपरेटर ए साई पे मेजरमेंट करेगा तो ये कौन कौन सी आइगन वैल्यू दे सकता है? सबसे पहले ए ऑपरेटर phi 1 पे ऑपरेट होगा तो lambda 1 phi 1 देगा, यानी आइगन वैल्यू है lambda 1। ऐसी ए ऑपरेटर जब phi 2 पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू देगा lambda 2 और phi 2, यानी आइगन वैल्यू होगी lambda 2। ये हम कैसे बता रहे हैं? इस इक्वेशन की हेल्प से बता रहे हैं, जो आइगन इक्वेशन हमें दी है। ऐसी जब ए ऑपरेटर phi 3 पे ऑपरेट होगा तो lambda 3 आइगन वैल्यू देगा और phi 3 को एज इट इज रहने देगा। यानी आइगन वैल्यू हमें 3 मिल रही है। अगर ए जब इस वेव फंक्शन साई पे मेजरमेंट करेगा तो कभी कभी हमें lambda 1 आइगन वैल्यू भी मिलेगी, कभी कभी हमें lambda 2 आइगन वैल्यू भी मिलेगी, और कभी कभी हमें lambda 3 आइगन वैल्यू भी मिलेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेव फंक्शन साई इन तीनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी मेजरमेंट होगा कभी रिजल्ट phi 1 के मिलेंगे, कभी रिजल्ट phi 2 के मिलेंगे, और कभी रिजल्ट phi 3 के मिलेंगे। तो अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, then what will be the probability that system is in state phi 2? देखो, सिस्टम phi 2 स्टेट पे कब हमें मिलेगा? जब ए ऑपरेटर मेजरमेंट ही phi 2 स्टेट पे करेगा। क्लियर हो गई बात? या मैं कहूं कि phi 2 स्टेट मुझे कब मिलेगी? जब आइगन वैल्यू lambda 2 आ रही होगी।
यानी जब भी मैंने ऑपरेटर का मेजरमेंट किया इस स्टेट साई पे और मुझे आइगन वैल्यू λ2 मिली है, इसका मतलब उस टाइम मेजरमेंट के टाइम ये वेव फंक्शन कोलैप्स होके φ2 आइगन स्टेट बना दे रहा है। तो φ2 आइगन स्टेट बना दे रहा है तो मेजरमेंट क्या मिलेगा, λ2 मिलेगा। यानी दोनों बातें एक ही हैं, इसीलिए मैंने इस बात को ब्रैकेट में लिखा है। यानी प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला जिससे मुझे ये पता चले कि इस स्टेट में कब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा सिस्टम आइगन स्टेट φ2 पे होगा, या जब भी हमने मेजरमेंट किया ए ऑपरेटर से साई स्टेट पे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेजरमेंट का रिजल्ट λ2 आएगा। ये दोनों बातें एक ही हैं। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने जब भी क्वांटम मैकेनिक्स में ये थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, तो मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग आइगन वैल्यू λ2 इज इक्वल टू, आप लिखोगे φ2, मतलब जिस स्टेट को हमें निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप क्या लिखोगे, φ2 इनर प्रोडक्ट के टर्म में जो मैंने फॉर्मूला बनाया था φ2 साई के मॉड का स्क्वायर अपॉन साई साई का इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट को मैं इस ब्रैकेट से दिखाता था पहले, बट अभी डिराक नोटेशन में कैसे दिखाएंगे वो भी देखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता था, ऊपर वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, इंटीग्रेशन हो रहा है जिसमें φ2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है और साई2 जैसा है वैसे ही है। अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि साई φ1 φ2 φ3 ये सब फंक्शन ऑफ x है, तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट था, इनर प्रोडक्ट का मतलब इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के मॉड का स्क्वायर भी करना है हमें अपॉन एक नीचे इंटीग्रेशन है जिसमें साई स्टार साई दोनों का मल्टीप्लाई होगा फिर इंटीग्रेशन होगा। ये फॉर्मूला था कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये वेव फंक्शन कब φ2 स्टेट में हमें मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं जब भी ऑपरेटर ये मेजरमेंट करेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें आइगन वैल्यू λ2 मिलेगी। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है। अब इस फॉर्मूले को हम डिराक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो देखो, अबव इक्वेशन कैन बी रिटन इन डिराक नोटेशन by following way। तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी तो एक नंबर है तो इसको एज इट इज रहने देंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि φ2 पहले है इनर प्रोडक्ट में तो φ2 का ब्रा होगा और साई बाद में है तो साई की क्या होगी, कैट होगी। तो ये क्या दिखा रहा है, इंटीग्रेशन जो हमें दिख रहा है। अब इस इंटीग्रेशन का हमने क्या किया, मॉड का स्क्वायर करना है अपॉन, यहां साई और साई है, इसका मतलब साई और साई का इनर प्रोडक्ट कैट ब्रा नोटेशन में कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो वेयर, ठीक है दिखाई दे रहा है, वेयर φ2 साई का जो ये इनर प्रोडक्ट है इसको हम ऐसे दिखाते हैं φ2 स्टार साई dx के टर्म में, और जो साई और साई का इनर प्रोडक्ट है उसको कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ऑन स्टेट φ2 का जो फॉर्मूला है उसको डिराक नोटेशन में कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा। तो डिराक नोटेशन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन भी अटेंड कर लेते हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है साई कैट, एक मैट्रिक्स है आई 1 आई की और एक फाई है जो भी कैट में लिखा है 1 आई माइनस 2 आई की मैट्रिक्स है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है साई साई का इनर प्रोडक्ट, सेकेंड कैलकुलेट करना है फाई फाई का इनर प्रोडक्ट एंड थर्ड कैलकुलेट करना है नॉर्मलाइज साई एंड फाई स्टेट। क्लियर हो गई बात। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है,
साई का इनर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? पहले देखो क्या दिख रहा है आपको, ब्रा साई दिख रहा है। ब्रा साई कैसे लिखेंगे? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ट्रांसपोज करोगे तो 1 आई हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो आई क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा। और साई जैसा है वैसे ही लिखोगे। देखो ब्रा कहने का मतलब है, ब्रा कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था आपको। अगर ये साई का ब्रा है इसका मतलब साई डैगर है, और साई कैट है इसका मतलब साई जैसा है वैसे ही रहेगा। अब डैगर कहने का मतलब है पहले ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का और फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना है। तो ट्रांसपोज करोगे तो बनेगा 1 आई, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो आई क्या हो जाएगा? माइनस आई। और साई जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 आई ही रहेगा। और रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखो आई का 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 रहेगा, माइनस आई का प्लस आई से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस आई स्क्वायर ये होगा। अब माइनस आई स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये आया आंसर फर्स्ट, यानी इसका आंसर क्या है? साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट आया 2। अब ऐसे फाई का देख लेते हैं। फाई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि मैंने बोला था अगर फाई मैट्रिक्स है तो इसका मतलब साई स्टार नहीं होगा, इसका डैगर होगा। ठीक है, और फाई क्या होगा? फाई कैट फाई ही रहेगा। अब फाई स्टार डैगर नहीं, फाई डैगर क्या हो जाएगा? पहले ट्रांसपोज करोगे 1 आई माइनस 2 आई, फिर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनाओगे तो आई क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा, और माइनस 2 आई क्या हो जाएगा? प्लस 2 आई हो जाएगा। और फाई जैसा है वैसे ही रहेगा, तो 1 आई माइनस 2 आई। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस आई का आई से मल्टीप्लाई होगा माइनस आई स्क्वायर प्लस माइनस 2 आई, सॉरी प्लस 2 आई माइनस 2 आई क्या हो जाएगा? माइनस 4 आई स्क्वायर। क्लियर होगी बात? तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा? प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरह से हमें फाई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट मिल गया। कैमरा ऑन है, कहीं भूल तो नहीं गया? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो फाई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट आया 6। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं वेव फंक्शन को। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या थी कि साई और साई का इनर प्रोडक्ट आएगा 1, बट आ क्या रहा है? बट आ रहा है 2। तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम कर लेंगे लेट साई इज इक्वल टू ए 1 आई, और साई डैगर क्या हो जाएगा? ए स्टार 1 माइनस आई। ऐसा अज्यूम कर लें, क्योंकि ये नॉर्मलाइज है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम होल्ड कराने के लिए लेट अज्यूम कर ले रहे हैं, क्योंकि पहले से तो नॉर्मलाइज है नहीं, क्योंकि ये 1 आया नहीं। तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ये वेव फंक्शन है उसके आगे ए का हमने मल्टीप्लाई कर दिया फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो जब भी हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा, यहां आएगा ए स्टार और ये हो जाएगा 1 माइनस आई, और फिर क्या है? ए, फिर क्या होगा? 1 आई इक्वल टू 1। ये ए और ए क्या है? नंबर है ए स्टार, तो इसका क्या कर सकता हूं? ए मॉड का स्क्वायर लिख सकता हूं। ए स्टार ए को मॉड का स्टार लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ए अगर बाई द वे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ए प्लस आई भी होता है, तो इस ए मॉड को हम क्या लिखेंगे? इस ए मॉड का स्क्वायर क्या बनता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और ये तो हमें तब भी मिल जाएगा जब ए और ए स्टार का मैं मल्टीप्लाई करूं। जैसे ए क्या होगा? 1 प्लस ए प्लस आई बी, और ए स्टार क्या हो जाएगा? ए माइनस आई बी। तो देखो जब भी मल्टीप्लाई करोगे ए स्टार माइनस आई बी का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मैं इस ए स्टार को क्या लिख सकता हूं, ए मॉड का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पे भी तो क्या है, ए स्टार ए है, तो इसको मैं ए मॉड का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये अगेन मल्टीप्लाई सेम है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस आई का स्क्वायर, ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1। यानी ए मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर, ये नहीं था, माइनस आई स्क्वायर नहीं, माइनस आई का होल स्क्वायर, माइनस आई का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, और ये माइनस आई और ये आई हुआ तो ये माइनस आई स्क्वायर हो गया। तो माइनस आई स्क्वायर यानी -1 माइनस माइनस प्लस, यानी ये आया। तो रिजल्ट क्या आया, ए मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। क्लियर हो गई बात, यानी यहां से ए की वैल्यू मिल गई, ए इक्वल टू आ गया 1/√2। क्लियर हो गई बात। तो यानी इसको मैं मिटा रहा हूं, तो साई का ए की वैल्यू हमें मिल गई, यानी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ साई क्या हो जाएगा, 1/√2 1 आई की मैट्रिक्स, ये हो गया नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ साई। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, ऊपर की चीजें मिटा दो। अब हमें फाई को नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि फाई का इनर प्रोडक्ट क्या आया था, 6 आया था। तो अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमारा फाई है वो कैसा है, ऐसा हो, 1i माइनस 2i। तो सिंपल सी बात है, फाई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाई डैगर फाई, यानी ए स्टार और इसका कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज कंजुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस आई प्लस 2i। क्लियर हो गई बात, डैगर कहने का मतलब मैंने समझाया था। अब ये जैसा है वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1i माइनस 2i। तो ए स्टार ए क्या हो जाएगा, ए मॉड का स्क्वायर, और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए मॉड का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर है, 1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू ए मॉड स्क्वायर इंटू 6। अब हमें पता है अगर ये नॉर्मलाइज है, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है कि लेट फाई कैट इज नॉर्मलाइज्ड। जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फाई नॉर्मलाइज है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1, इनर प्रोडक्ट क्या होगा 1, और 1 की वैल्यू क्या आ रही है, ए मॉड स्क्वायर 6, यानी ए मॉड स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/6, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 1/√6, यानी नॉर्मलाइज फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/√6 1i माइनस 2i इज नॉर्मलाइज्ड स्टेट। ठीक है, और यहां पे जो फाई है इसे भी आप लिख सकते हो, इज द नॉर्मलाइज्ड स्टेट। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं लिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साई कैट इज इक्वल टू आई फाई 1 कैट प्लस 3i फाई 2 कैट माइनस फाई 3 कैट एंड काई कैट इज इक्वल टू फाई 1 कैट माइनस आई फाई 2 कैट प्लस 5i फाई 3 कैट, where phi 1, phi 2 and phi 3 cat are orthonormal state। कैलकुलेट, पहले साई का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, फिर काई का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, फिर साई और काई का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, और फिर काई और साई का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, साई
का साई के साथ इनर प्रोडक्ट। पहले वाले को अच्छी तरह से बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट तरीका यूज करूंगा। पहले वाले को समझ लो। तो पहले साई कैट को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साई कैट नहीं ब्रा, साई ब्रा को लिखोगे तो ये हो जाएगा आई की जगह माइनस आई और ये फाई 1 ब्रा बन जाएगा। फिर प्लस 3i की जगह माइनस 3i फाई 2 ब्रा बन जाएगा। फिर फाई 3 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो ये फाई 3 ब्रा बनेगा बस। ठीक है, ये साई ब्रा है। अब इसके पीछे कैट है तो कैट जैसा है वैसे ही लिखे रहोगे उसे। तो ये आई फाई 1 कैट प्लस 3i फाई 2 कैट प्लस माइनस फाई 3 कैट। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज मैंने बताई थी, ठीक है, बताई नहीं थी तो फिर भी देख लो। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, इसका पहले वाले टर्म का तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सेकंड टर्म का इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर थर्ड टर्म का इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे, देखो माइनस आई और यहां पे भी आई है तो माइनस आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा फाई 1 का इनर प्रोडक्ट। फिर इस माइनस आई का तो ये हो जाएगा माइनस 3i स्क्वायर फाई 1 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट माइनस है यहां पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आई फाई 1 का फाई 3 के साथ इनर प्रोडक्ट। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तीनों से तो ये माइनस का 3i स्क्वायर ये फाई 2 का फाई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी ये है माइनस आई स्क्वायर किसका, अब पहले वाले का तो हो गया, दूसरे वाले टर्म का तो ये माइनस 3i स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या था आई है तो ये माइनस 3i स्क्वायर फाई 2 फाई 1। फिर क्या होगा, अगेन ये माइनस बना देगा तो माइनस 9i स्क्वायर फाई 2 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म से होगा तो माइनस माइनस प्लस 3i फाई 2 फाई 3। जो ऑर्डर है वैसे ही रहेगा, अगर फाई 2 पहले है तो पहले ही रहेगा और फाई 3 बाद में है तो बाद में ही रहेगा, देख लो। फिर लास्ट वाले टर्म का तो ये हो जाएगा माइनस आई फाई 3 फाई 1। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3i फाई 3 फाई 2। फिर इस वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस फाई 3 फाई 3। अब क्योंकि हमने पहले से मतलब क्वेश्चन में दिया है कि फाई 1 फाई 2 फाई 3 कैट्स आर ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, तो कहने का मतलब हमें पहले से पता है कि फाई 1 का फाई 1 के साथ, फाई 2 का फाई 2 के साथ, मतलब जब भी फंक्शन या स्टेट सेम होंगी, फाई 3 का फाई 3 के स्टार्ट जब भी इनर प्रोडक्ट होगा 1 ही आएगा, बिकॉज स्टेट्स आर सेम। अब स्टेट्स आर सेम तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स की का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और जब स्टेट्स डिफरेंट हो, यानी फाई 1 का फाई 2 के साथ या फाई 2 का फाई 1 के साथ, इनर प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरह से फाई 2 का फाई 3 के साथ या फाई 3 का फाई 1 फाई 2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरह से जो भी अलग अलग फंक्शन के इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है फाई 1 फाई 2 0, फाई 1 फाई 3 0, फाई 2 फाई 1 0, फाई 2 फाई 3 0, फाई 3 फाई 1 0, फाई 3 फाई 2 0। तो जो बच गए वो क्या है, बस वही एग्जिस्ट करेंगे। तो बचे क्या, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ये एग्जिस्ट करेगा तो माइनस आई स्क्वायर यानी 1। फिर नेक्स्ट कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट 1, इसका इनर प्रोडक्ट 1। तो क्या हो जाएगा माइनस 9 आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस 9।
और फिर ये एग्जिस्ट करेगा, ये क्या है 1, यानी ये आया 11। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी इसका इनर प्रोडक्ट आया 11। शॉर्टकट तरीका क्या है वो भी देख लो। अब देखो ये तो लॉन्ग कट तरीके से बताया, इसको पॉज करके नोट कर लो, मिटा रहा हूं। अब शॉर्टकट तरीका क्या कहते हैं कि आपको फाई 1 का फाई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट ही करना है, फाई 2 का फाई 2 के साथ ही इनर प्रोडक्ट करना है, और फाई 3 का फाई 3 के साथ ही इनर प्रोडक्ट करना है, क्योंकि यही प्रोडक्ट नॉन जीरो आएंगे। तो होगा क्या कि फाई 1 का फाई 1 के साथ करोगे तो -i² हो जाएगा, फाई 2 का फाई 2 के साथ करोगे तो -3i है और इधर +3i है, तो ये क्या हो जाएगा -9i²। और फाई 3 का फाई 3 के साथ करोगे, यहां माइनस यहां माइनस, यानी ये +1, तो क्या हो जाएगा 1 + 9 + 1 यानी 11। तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से भी इनर प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब मैं शॉर्टकट तरीका ही यूज करूंगा। फिर सेकेंड इनर प्रोडक्ट किसका है, काई का काई के साथ है। तो पहले काई की ब्रा देखो तो क्या बनेगी, फाई 1 ब्रा -i, फाई 2 ब्रा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और +5i की जगह -5i ब्रा, और ये क्या हो जाएगा फाई 3 ब्रा। ठीक है, और जो कैट है वो तो सेम रहेगी, यानी ये हो जाएगा फाई 1 कैट -i, फाई 2 कैट +5i 5i फाई 3 कैट। अब इनर प्रोडक्ट करोगे तो कैसे, फाई 1 का फाई 1 के साथ आएगा 1, ठीक है, यहाँ i है, देखो फाई 2 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, लेकिन यहाँ i है, यहाँ -i है, यानी ये हो जाएगा -i²। यहाँ 5i है, यहाँ -5i है, यहाँ +5i है, यानी ये हो जाएगा -25i²। तो रिजल्ट क्या आएगा 1 + 1 + 25 = 27। तो ये काई का काई के साथ इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, हमें क्या करना है, पहले ग्राम में सारे चीजें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में होंगी। तो देखो यहाँ -i था तो यहाँ +i है, वहां +5i था तो यहाँ -5i है, बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी इनर प्रोडक्ट सही आएगा। याद रखना सेम फंक्शन का इनर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, सेम इनर प्रोडक्ट वाले फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, याद रखना। अब देखते हैं थर्ड इनर प्रोडक्ट, साई का काई के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पहले काई की ब्रा लिखो, साई की ब्रा लिखोगे तो क्या हो जाएगा -i फाई 1 ब्रा -3i फाई 2 ब्रा फाई 3 ब्रा। क्लियर हो गई बात? ये तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। अब काई फंक्शन जैसा है वैसे ही लिखोगे तो ये हो जाएगा फाई 1 कैट -i फाई 2 कैट +5i फाई 3 कैट। इनर प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो फाई 1 का फाई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ i है, -i है तो -i ही रहेगा। फाई 2 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ -3i है और यहाँ -i है, तो ये हो जाएगा +3i²। और यहाँ माइनस है, 1 है और यहाँ 5i है, फाई 3 का फाई 3 के साथ इनर प्रोडक्ट 1, तो ये हो जाएगा -5i। तो रिजल्ट क्या आ रहा है देख लो, रिजल्ट आ रहा है ये देखो यहाँ -i है और यहाँ -5i है,
तो ये क्या हो जाएगा -6i, और ये 3i² है, i² की वैल्यू पुट करोगे तो -3 हो जाएगी। तो इसका इनर प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्या करना है, काई का फाई के साथ, साई के साथ, काई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट। तो काई की ब्रा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, φ1 ब्रा प्लस आई φ2 ब्रा माइनस φ φ3 ब्रा। ठीक है, जहां माइनस आई है वहां प्लस आई हो गया, गलत, हाँ ठीक है, और जहां प्लस φ है वहां माइनस φ लिख दिया, और जो साई है एज इट इज रहेगा। तो साई क्या है, आई φ1 कैट प्लस 3i φ2 कैट प्लस φ3 कैट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, φ1 का φ1 के साथ तो मिलेगा i, φ2 का φ2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, प्लस 3i², φ3 का φ3 के साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस φ का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5i। कुछ गलत हो गया क्या, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक पकड़ में आ गई। देखो यहां साई की वैल्यू क्या है, आई φ1 3i φ2 माइनस φ3, तो यहां मैंने प्लस φ3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस φ का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस φ हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई और φ क्या हो गया 6i, और ये 3i² है यानी ये -3 हो गया। तो रिजल्ट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान से समझ में आए तो फॉर एग्जांपल मैं काई साई के इनर प्रोडक्ट को अगर जेड दिखाऊं तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इस जेड का जेड स्टार क्या लिखेंगे हम, -3 और आई की जगह प्लस आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, -6i। तो ये रिजल्ट इसका आ रहा है, यानी ये जेड स्टार है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है वो कहीं साइड में समझ लो, अब जगह तो है नहीं। ठीक है, ऊपर की चीजें पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, यानी यहां पे हम समझ लेते हैं। कि हमेशा जो साई का काई के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, काई का साई के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का। ऐसे समझ सकते हो, यानी अगर साई और काई का इनर प्रोडक्ट जो आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, काई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि काई और साई का इनर प्रोडक्ट क्या आया, -3 + 6i। तो -3 + 6i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, -3 - 6i, और ये किसका इनर प्रोडक्ट है, साई का काई के साथ। तो इस तरह से आप कैट-ब्रा नोटेशन में जो स्टेट वेक्टर्स होते हैं उनके इनर प्रोडक्ट आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको भी पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर ओ इज डिफाइंड एज, ओ जब फाई एन कैट पे ऑपरेट होता है तो लैम्डा एन आइगन वैल्यू देता है और फाई एन कैट को सेम रहने देता है, वेयर एन की वैल्यू 1 2 3 4 ही ले सकते हैं। इफ ऑपरेटर ओ मेजर्ड ऑन स्टेट साई, साई क्या है, दो आइगन स्टेट का कॉम्बिनेशन है, यानी 3i φ1 कैट प्लस φ2 φ3 कैट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट नॉर्मलाइज द स्टेट साई। पहले तो हमें इस वेव फंक्शन, ये इस स्टेट को नॉर्मलाइज करना है। एंड सेकेंड, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर ओ ऑन स्टेट साई विद व्हाट प्रोबेबिलिटी। ये दो क्वेश्चन है।
तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लिखोगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब है आपको पता है नहीं कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो आप पहले लिख लो लेट साई इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर देगा, ए इक्वल ए 3i phi 1 cat प्लस 5 phi 3 cat is the normalized state, is a normalized state। अगर ये नॉर्मलाइज स्टेट है तो साई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसका इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पहले का हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ए स्टार हो जाएगा, और जो भी ये इसका पूरे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3i phi 1 cat की बन जाएगी ब्रा, तो ये phi 1 ब्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस 5 phi 3 ब्रा। ठीक है, और फिर जैसा साई कैट है वैसे ही साई कैट लिख देना है, तो क्या हो जाएगा आगे से ए और ये हो जाएगा 3i phi 1 cat प्लस 5 phi 3 cat। मल्टीप्लाई करोगे तो ए मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्टार ए को, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो phi 1 का phi 1 के साथ होगा तो -3i और प्लस 3i यानी ये -9i स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। और फिर phi 3 का phi 3 के साथ होगा तो यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, यानी +25। रिजल्ट क्या आया, ए मॉड का स्क्वायर और 25 + 9 कितना हो गया, 34। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, ये आएगा 9 + 25 क्या हो जाएगा, ए मॉड का स्क्वायर इंटू 34। क्लियर हो गई बात। तो क्योंकि हमें पता है इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ए मॉड का स्क्वायर इंटू 34 इक्वल टू 1, यानी ए मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1/34 implies that a is equal to 1/√34। यानी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन या नॉर्मलाइज स्टेट क्या हो जाएगी, साई इज इक्वल टू 3/√34 phi 1 cat, ये साई कैट होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 5/34 अंडर रूट में 5 3। ठीक है, इज द नॉर्मलाइज्ड स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है, इसको पॉज करके नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर ओ ऑन स्टेट साई विद व्हाट प्रोबेबिलिटी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, मुझे वीडियो नंबर याद नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेना या कमेंट में मैं डाल दूंगा कि किस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप पूछोगे तो बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि पूछा है कि ऑपरेटर ए वैसे कौन सी मेजरमेंट करता है, अगर ऑपरेटर ए phi 1 पे ऑपरेट होगा तो λ1 आइगन वैल्यू देगा, इसी तरह ऑपरेटर ओ phi 2 कैट पे ऑपरेट होगा तो λ2 आइगन वैल्यू देगा। ऐसा मैं क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि m की वैल्यू 1 2 3 हम रख सकते हैं। ऐसी ऑपरेटर ओ जब phi 3 कैट पे ऑपरेट होगा तो λ3 आइगन वैल्यू देगा। क्लियर हो गई बात, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। बट प्रॉब्लम क्या है, मेजरमेंट तो ये तब करेगा ना जब phi 1 अकेले मिलेगा, phi 2 अकेले मिलेगा, phi 3 अकेले मिलेगा। अब यहां तो क्या है, phi 1 और phi 3 का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब आप लिखोगे बिकॉज स्टेट साई इज written in terms of phi 1 cat and phi 3 cat,
So measured value of operator O on state psi will be क्या होगी? क्योंकि psi किससे बना है? phi 1 और phi 3 स्टेट से ही बना है, तो मेजरमेंट भी ऑपरेटर ऑफ phi 1 पे करेगा, तो जब phi 1 पे करेगा तो मेजरमेंट आएगा लैम्डा 1, एंड जब ऑपरेटर ऑफ phi 3 पे मेजरमेंट करेगा तो क्या आएगा? आइगन वैल्यू लैम्डा 3। तो आप लिखोगे हेंस measured value by operator O on state psi are क्या होगी? लैम्डा 1 एंड लैम्डा 3। क्लियर होगी बात? तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर O। सेकंड क्वेश्चन है विद व्हाट प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर ऑपरेटर O phi 1 पे मेजरमेंट कर रहा है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब वो psi पे ऑपरेट होगा तो उसे phi 1 स्टेट ही मिलेगी, तभी तो मेजरमेंट लैम्डा 1 आएगा। और कितनी प्रोबेबिलिटी है जब ऑपरेटर O psi पे ऑपरेट होगा और उसे आइगन वैल्यू लैम्डा 3 मिलेगी और आइगन वैल्यू लैम्डा 3 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? यानी मेजरमेंट हमें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि स्टेट क्या है? phi 1 और phi 3 से बनी है, इस वजह से जो मेजरमेंट होगा वो phi 1 स्टेट पे हो सकता है या phi 3 स्टेट पे हो सकता है। तो जब भी मेजरमेंट phi 1 स्टेट पे होगा तो लैम्डा 1 आइगन वैल्यू मिलेगी, और जब भी मेजरमेंट phi 3 स्टेट पे होगा तो लैम्डा 3 आइगन वैल्यू मिलेगी। बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? क्योंकि मैंने बताया कि यहां मेजरमेंट कौन सी स्टेट पे हो रहा है, phi 1 पे होगा तो लैम्डा 1 आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है, और ऐसी phi 2 पे मेजरमेंट होगा तो phi 3 पे मेजरमेंट होगा तो लैम्डा 3 आइगन वैल्यू आएगी। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये फॉर्मूले से पता चलेगा। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यू लैम्डा 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा 1 किस स्टेट में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा phi 1 का psi के साथ इनर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर अपॉन psi का psi के साथ मॉड, यानी psi का psi के साथ इनर प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर सकते हो, चलो इसको कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यू लैम्डा 3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा 3 किस स्टेट पे मिली है? phi 3 स्टेट पे मिली है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा phi 3 का इनर प्रोडक्ट psi के साथ इसके मॉड का स्क्वायर अपॉन psi का psi के साथ इनर प्रोडक्ट। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मुझे phi 1 का psi के साथ इनर प्रोडक्ट चाहिए, तो देखो phi 1 का psi के साथ इनर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है पहले वो देख लो। तो phi 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये phi 1 ही है, psi की जगह क्या आ जाएगा? देखो 3i phi 1 प्लस phi 3। अब आपको पता है phi 1 के साथ इनर प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट करता है, इसके साथ 0 होता है, तो ये लिखोगे 3i phi 1 का phi 1 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस phi 1 का phi 3 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये आया आंसर 3i, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे? 3i लिखोगे, 3i, ये तो इनर प्रोडक्ट हुआ उसके मॉड का स्क्वायर। अच्छा, psi का psi के साथ इनर प्रोडक्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या हो जाएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 9 प्लस 25,
यानी 9 अपॉन, ठीक है, साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इसीलिए मैंने शॉर्टकट टेक्निक से लिख दिया। शॉर्टकट में क्या करना है, इसके कोफिशिएंट का मॉड का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट के मॉड का स्क्वायर, 3i के मॉड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 के मॉड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना है। 9 प्लस 25 क्या हो जाएगा 34। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब भी ऑपरेटर ओ इस स्टेट टाइप पे मेजरमेंट करेगा तो आइगन वैल्यू λ1 मिलेगी, उसके चांसेज है 9/34। क्लियर हो गई बात। अब हमारा नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आइगन वैल्यू λ3 क्या होगी, 5 3 का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करना है, कर लेते हैं। 5 3 को ब्रा में लिखेंगे और साई को कैट में लिखेंगे, वो है 3i, पहले लिख देते हैं पूरा, ठीक है। 5 3 साई इज इक्वल टू 5 3 को एज इट इज लिखेंगे और साई क्या हो गया 3i 5 1 कैट प्लस 5 5 3 कैट। इनर प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3i 5 3 5 1 का इनर प्रोडक्ट प्लस 5 5 3 5 3 का इनर प्रोडक्ट। आपको पता है ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा बिकॉज 5 1 5 3 आर ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन। मैंने लिखा नहीं है बट आपको जब भी ऐसी स्टेट मिलेगी तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि जो 5 1 5 3 है वो ऑर्थो नॉर्मल है। तो ये क्या हो जाएगा 5, तो यानी ये क्या आया 5 के मॉड का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं 34, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25/34। यानी मैक्सिमम चांस है कि जब भी हम इस ऑपरेटर से इस स्टेट साई पे मेजरमेंट करेंगे तो मैक्सिमम चांस है जो आइगन वैल्यू हमें मिलेगी वो λ3 होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।